उपराष्ट्रपति ने प्रतिष्ठित फिल्म निर्माता भारती राजा के निधन पर शोक व्यक्त किया। उपराष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को देश के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में लगातार सेवा करने के लिए बधाई दी। उपराष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री को दूरस्थ नेतृत्व और राष्ट्र प्रथम के प्रति उनकी प्रतिबद्धता की सराहना की है। उपराष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री को अथक सेवा के लिए प्रशंसा करते हुए उन्हें समकालीन भारत का युग पुरुष बताया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने उपराष्ट्रपति थिरू सीपी राधाकृष्णन की शुभकामनाओं का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति जी की शुभकामनाओं और सहृदय उद्गार पर आभार व्यक्त किया। श्री नरेंद्र मोदी को लगातार भारत के सबसे लंबे समय तक कार्यरत लोकतांत्रिक रूप में निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में विश्व के नेताओं ने बधाई संदेश प्राप्त हुए। प्रधानमंत्री ने सार्वजनिक सेवा को सुशासन की सबसे बड़ी कसौटी जनता का विश्वास अर्जित करने के माध्यम से दर्शाने वाले संस्कृत सुभाषितम को साझा किया। कैबिनेट ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के चरण 2A कोटेश्वर मार्ग से एयरपोर्ट गलियारे की स्वीकृति दी। गलियारे की लंबाई 6.032 किलोमीटर है। इसमें 5 स्टेशन, 4 एलिवेटेड और 1 अंडरग्राउंड शामिल। चरण 2A में के कार्यान्वित होने पर अहमदाबाद गांधीनगर गलियारे में 77.63 किलोमीटर का सक्रिय मेट्रो रेल नेटवर्क हो जाएगा। चरण 2A कॉरिडोर में स्थित स्टेशनों के नाम हैं आश्रम रोड कोटेश्वर, प्राचीन मंदिर, साबरमती नदी, सरदार नगर और एयरपोर्ट। ये परियोजना की कुल लागत के निर्माण के दौरान ब्याज में भी शामिल है 2169.04 करोड़ रुपए होगी। लाभ और विकास में अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना का चरण 2A शहर के बुनियादी ढांचे विकास महत्वपूर्ण प्रगति को प्रतिनिधित्व करेगा। मंत्रिमंडल ने प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को लगातार 2 वर्ष तक सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी। मंत्रिमंडल ने आंध्र प्रदेश के न्यू कैपिटल सिटी अमरावती में जनरल पूल रेजिडेंशियल अकोमोडेशन के निर्माण को स्वीकृति दी। इस प्रस्ताव का उद्देश्य पर्याप्त आवासीय सुविधाएं प्रदान करके केंद्र सरकार के कर्मचारियों पर वित्तीय बोझ कम करना, जिससे उनका मनोबल बढ़ेगा, ईमानदारी को बढ़ावा मिलेगा और इसके समग्र कल्याण में योगदान होगा। इसके अलावा कर्मचारियों को उनके कार्यस्थलों के निकट रहने की सुविधा प्रदान करके यह परियोजना कुशल सरकारी कामकाज में सहयोग करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि कर्मचारी अपने आधिकारिक कर्तव्यों को प्रभावी ढंग से निर्वहन करने के लिए हमेशा उपलब्ध रहे। राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग मंत्रिमंडल ने आंध्र प्रदेश के नई कैपिटल सिटी अमरावती के नए केंद्रीय सरकारी जनरल पूल कार्यालय के निर्माण को मंजूरी दी।
राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग ने होम्योपैथी पर जिम्मेदार विमर्श की सलाह दी। सत्यापित सूचना पर भरोसा करने का किया आह्वान। एनसीएच ने सभी हितधारकों से आग्रह किया कि वे होम्योपैथी और पंजीकृत चिकित्सकों के खिलाफ मानहानिकारक, भ्रामक और निराधार बयान देने से बचें। नेपाल द्वारा भारतीय आम के आयात पर कोई प्रतिबंध नहीं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने ध्यान में यह बात आई कि कुछ मीडिया रिपोर्टों में बताया गया कि नेपाल ने भारत के आम के आयात पर प्रतिबंध लगाया है या आयात निलंबित किया है। ये रिपोर्ट लगातार तथ्य गलत भ्रामक है। नेपाल सरकार ने अपने पादप संग्रोध और कीटनाशक प्रबंधन केंद्र नेपाल राष्ट्रीय पादप संरक्षण संगठन के माध्यम से 10 जून 2026 को स्पष्ट किया कि भारतीय आम के आयात पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया। निर्धारित पादप स्वच्छता फाइटोसैनिटरी आवश्यकताओं के तहत आयात की अनुमति दी जा रही है। इन आवश्यकताओं के अनुपालन में भारत सरकार द्वारा जारी वैध पादप स्वच्छता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर आयात परमिट और रिलीज आदेश जारी किए जा रहे हैं। केवल जून 2026 में अब तक 18 खेपें कुल मात्रा 266 मीट्रिक टन निर्यात की जा चुकी है। नेपाल ने हाल ही में कुछ आयात शर्तों का संशोधन किया, जिसमें से गर्म पानी उपचार की आवश्यकता शामिल है। भारत में निर्धारित आवश्यकताओं का अनुपालन करते हुए निर्यात की सुविधा को प्रदान करना जारी रखा है। साथ ही भारत ने बिना पूर्व परामर्श के नए पादप स्वच्छता उपायों को पेश किए जाने के संबंध में अपनी चर्चाएं व्यक्त की हैं और इस मामले में WTO SPS समझौते, अंतर्राष्ट्रीय पौध संरक्षण सम्मेलन ढांचे के अनुसार उपयुक्त द्विपक्षीय चैनलों के माध्यम से आगे बढ़ा रहा है। कोयला मंत्रालय कल हैदराबाद में कोयला और लिग्नाइट गैस परियोजना पर रोड शो का आयोजन करेगा। DGTR ने व्यापार निवारण उपायों और निष्पक्ष व्यापार प्रथाओं पर मीडिया ब्रीफिंग की। अपर सचिव और व्यापार उपचार महानिदेशक श्री अमिताभ कुमार ने विश्व व्यापार संगठन ढांचे के अंतर्गत घरेलू उद्योग सुरक्षित रखने में DGTR की महत्वपूर्ण भूमिका वर्ष 2016 में इसे विदेशी प्रेस वार्ता के दौरान DGTR ट्रेड डिफेंस विंग व्यापार रक्षा विभाग के कार्यों की उपलब्धि का भी उल्लेख किया। वर्ष 2016 में इसे विदेशी न्यायालयों में एंटी डंपिंग, काउंटर वेलिंग ड्यूटी, प्रतिपूरक शुल्क, एक प्रकार का आयात शुल्क जो अन्य विदेशी उत्पादों पर लगाया जाता है, जिन्हें बनाने के लिए निर्यातक देश सरकार अपनी कंपनियों को भारी वित्तीय सहायता देती है और सेफ गार्ड जांच का सामना कर रहे भारतीय निर्यातकों की सहायता के लिए स्थापित किया गया था। यह विभाग प्रशासनिक मंत्रालयों, राज्य सरकारों, विदेश स्थित भारतीय दूतावासों, निर्यात संवर्धन परिषदों, कमोडिटी बोर्डों, औद्योगिक वस्तुओं के उत्पादन गुणवत्ता में सुधार, घरेलू व्यापार और वैश्विक निर्यात को बढ़ावा देने वाले परिषद, निर्यातकों और कानूनी सलाहकारों के बीच नोडल मंच के रूप में समन्वय करता है ताकि विदेशी व्यापार उपचार में भारत के व्यापारिक हितों की रक्षा की जा सके। भगवान बुद्ध के प्रमुख शिष्यों के पवित्र अवशेषों की ऐतिहासिक 10 दिवसीय प्रदर्शनी मंगोलिया में संपन्न। मंगोलिया में लगभग 1 लाख श्रद्धालुओं ने अरहत सरिपुत्र अरहत मदल्यायन के पवित्र अवशेषों के दर्शन किए। भगवान बुद्ध के 2 प्रमुख शिष्यों अरहत सरिपुत्र अरहत मदल्यायन के पवित्र अवशेष आज मंगोलिया में उलान बतर स्थित गंटन
तेग चेन-लिंग मठ में आयोजित 10 दिवसीय सफल प्रदर्शनी के बाद भारत वापस लाए गए। संस्कृति मंत्रालय के तहत भारतीय राष्ट्रीय संग्रहालय की मध्य प्रदेश सरकार, श्रीलंका के महाबोधि सोसाइटी, इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन के सहयोग से 31 मई से 9 जून 2026 तक पवित्र रूसी से प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। यह प्रदर्शनी 31 मई 2026 को मंगोलियाई बुद्ध पूर्णिमा के शुभ अवसर पर आम जनता के लिए खोली गई। पवित्र रूसी को 30 मई 2026 को असम के राज्यपाल श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्य द्वारा मंगोलिया के शिक्षा मंत्री श्री एनक अमगलान और गंडा टेंगचेनलिंग मठ के पूरम पूज्य खम्बा नोमुन खान गेशे लहारम्पा डी जाओजा डोंगरंजी को समारोह पूर्वक सौंपा गया। सारीपुत्र मोगलाना ज्ञान बुद्धि अवशेष की यात्रा इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन द्वारा भारत से मंगोलिया तक आंतरिक एशिया के बौद्ध धर्म का प्रसार इंटरनेशनल बुद्धिस्ट फेडरेशन द्वारा प्रकाश के पवित्र प्रतिमा विज्ञान अवशेष और धर्म मार्ग भारत के संग्रहालय संग्रहों के माध्यम से शाक्य मुक्त बुद्ध की यात्रा भारत के अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय द्वारा आत्मनिर्भर भारत रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के लिए 20 उन्नत क्षमता वाले ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम जैमर के लिए 449 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। रक्षा मंत्रालय नौसेना के लिए 20 उन्नत क्षमता वाले वैश्विक नेविगेशन उपग्रह प्रणाली जैमर को खरीद के बेंगलुरु स्थित अकॉर्ड सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड के साथ 449 करोड़ रुपए की कुल लागत से अनुबंध पर हस्ताक्षर के। न्यूनतम 75% स्वदेशी कंटेंट शामिल है। स्वदेशी विकास डिजाइन विनिर्माण श्रेणी बाय इंडिया इंडिजीनियसली डिजाइन डेवलप्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड श्रेणी के तहत इस अनुबंध 10 जून 2026 को नई दिल्ली में रक्षा सचिव श्री राजेंद्र कुमार सिंह की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए। इस प्रणाली की क्षमताओं में शत्रुओं को GNSS रिसीवर के उपग्रह सिग्नल अधिग्रहण और ट्रैकिंग प्रदर्शन को कम करना, सिग्नल स्पूफिंग या भ्रामक जैमिंग शामिल है। इसमें शामिल होने से भारतीय नौसेना के जहाज़ों द्वारा बहु खतरे वाले वातावरण को सुरक्षित प्रचालन का मार्ग प्रशस्त होगा। यह आत्मनिर्भर भारत मेक इन इंडिया प्रति भारत सरकार की प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करता है, साथ ही समुद्री संरचना को मजबूत करता है। रक्षा खरीद आईडेक्स TPCR और परीक्षण प्रक्रियाओं पर सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यमों और स्टार्टअप्स के लिए कार्यशाला आयोजित की जाएगी। 11 से 12 जून 2026 को दिल्ली के कैंट स्थित मोनेक्शा सेंटर में एक कार्यशाला आयोजित की जाएगी। इस कार्यशाला का आयोजन स्वदेशी निदेशालय, एकीकृत रक्षा स्टाफ मुख्यालय और संयुक्त युद्ध अध्ययन केंद्र और संयुक्त रूप से किया जा रहा है। इसका उद्देश्य MSME स्टार्टअप जागरूकता बढ़ाना और रक्षा इकोसिस्टम में उनकी भागीदारी को अधिक प्रोत्साहित करना है। युवा संगम छठे चरण कार्यक्रम के तहत आंध्र प्रदेश के प्रतिनिधि मंडल का महाराष्ट्र दौरा। शिक्षा मंत्रालय उच्च शिक्षा विभाग द्वारा संचालित एक राष्ट्र श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के अंतर्गत युवा संगम के छठे संस्करण कार्यक्रम के अंतर्गत तिरुपति स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के नेतृत्व में आंध्र प्रदेश के एक प्रतिनिधि मंडल ने पुणे स्थित भारतीय विज्ञान शिक्षा अनुसंधान संस्थान IISER का दौरा किया। 5 दिनों के कार्यक्रम में प्रतिभागियों ने महाराष्ट्र की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, शैक्षिक उत्कृष्टता, नवाचार, पारिस्थितिकी तंत्र और विकासात्मक उपलब्धियों का अनुभव प्राप्त करने का अवसर मिला। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम की पहल को सुगम बनाया जा रहा है। कार्यक्रम का उद्देश्य देश के विभिन्न क्षेत्रों में युवाओं के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान, अनुभवात्मक शिक्षा और राष्ट्रीय एकता फलक को बढ़ावा देना है।
एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के तहत युवा संगम चरण 6 के हिस्से के रूप में त्रिपुरा प्रतिनिधिमंडल ने हरियाणा का दौरा किया। भारत सरकार ने शिक्षा मंत्रालय का उच्च शिक्षा विभाग एक भारत श्रेष्ठ भारत की पहल के तहत युवा संगम चरण 6 कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश में युवाओं को सांस्कृतिक आदान प्रदान, सीखने की एकता को बढ़ावा देना है। ECLGS 5.0 ने महत्वपूर्ण उपलब्धि अर्जित की है। गारंटी जारी करने का आंकड़ा 1 लाख के पार और कुल गारंटी राशि 48,000 करोड़ रुपए से अधिक है। संख्या के आधार पर जारी की गई गारंटियों में से 96% और कुल गारंटी का राशि का 86% MSME क्षेत्र से संबंधित सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की गारंटियों में 96% हिस्सेदारी। केंद्रीय कैबिनेट मंत्रिमंडल ने 5 मई 2026 को आपातकालीन ऋण गारंटी योजना 5.0 को मंजूरी दी है। 9 जून 2026 को इस योजना के तहत जारी की गई गारंटी की कुल संख्या आधिकारिक तौर पर 1 लाख का आंकड़ा पार कर चुका है। इस योजना को व्यापक स्वीकृति दिया गया। व्यापक संस्थागत भागीदारी योजना सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, निजी क्षेत्र के बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, लघु वित्त बैंक, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों सहित ऋणदाताओं के लिए एक विधिक नेटवर्क का लाभ उठाती है, जिसमें व्यापक भौगोलिक और क्षेत्रीय पहुंच सुनिश्चित होती है। मेंबर लैंडिंग संस्थाओं द्वारा वेबसाइट, ईमेल, MSME आदि के माध्यम से ग्राहकों के संपर्क लाने और उन्हें योजना के लाभों का लाभ उठाने के लिए निरंतर प्रयास किया जा रहा है। DFS ने NCGTC और PSB अलायंस टीम के साथ साथ राज्य MSME और वाणिज्य विभाग, बैंकों, उद्योग संघों और उद्यमों जैसे हितधारकों की भागीदारी के साथ SLBC के माध्यम से 9 स्थानों पर लोक संपर्क कार्यक्रम आयोजित किए हैं। लोक संपर्क कार्यक्रम के दूसरे चरण पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है। CGSMFI 2.0 स्कीम के तहत कुल 770 करोड़ रुपए की ऋण स्वीकृति दी गई। इस योजना का उद्देश्य NCGTC के माध्यम से क्रेडिट गारंटी सहायता प्रदान करके MSME, लघु और मध्यम वित्तीय संस्थाओं के ऋण सुदृढ़ीकरण केंद्र सरकार ने 20 मार्च को लागू किया। योजना उद्देश्य नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कंपनी लिमिटेड के माध्यम से बैंकों की वित्तीय संस्थाओं को, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को और MFI द्वारा छोटे उधारकर्ताओं को दिए गए ऋण गारंटी नुकसान के विरुद्ध गारंटी प्रदान करता है। अब तक इस योजना के तहत कुल 770 करोड़ रुपए स्वीकृत किए जा चुके हैं। पात्र उधारकर्ता RBI द्वारा समय समय पर निर्धारित सूक्ष्म वित्त के नियामक परिभाषा के अंतर्गत आने वाले विद्यमान या नए छोटे उधारकर्ता गरीब कवरेज गारंटी कवरेज में छोटे NBFC, MFI या MFI के लिए डिफ़ॉल्ट राशि का 80%, मध्यम के लिए 75% और बड़े NBFC, MFI या MFI के लिए 70% गारंटी शुल्क स्वीकृत राशि पहले वर्ष और बकाया राशि पर उसके बाद 0.5% प्रति वर्ष ब्याज दर में MLI द्वारा NBFC, MFI या MFI को दिए गए ऋणों पर EBLR या MCLR +2% प्रति वर्ष तक सीमित है। छोटे उधारकर्ताओं को ऋण देते समय ये MFI या NBFC MFI ब्याज दरों को पिछले 6 महीने में औसत ऋण दर से 1% कम की सीमित रखेंगे। सैंपलिंग डायलॉग 2026 का समापन
खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए एक ठोस कार्य योजना के आह्वान के साथ भारत सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय और विश्व बैंक समूह द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किए गए दो दिवसीय क्षेत्रीय उच्च स्तरीय नीति संवाद सैम्पलिंग बेहतर पोषण विकास के लिए दक्षिण एशियाई नेतृत्व संवाद 2026 का सफलतापूर्वक समापन 10 जून 2026 को गुजरात के अहमदाबाद में हुआ। वैल्यू अनलॉक करना दक्षिण एशिया में रोजगार सृजन और सतत विकास के लिए खाद्य प्रसंस्करण को आगे बढ़ाने विषय पर आयोजित इस संवाद में लगभग 200 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इसमें नीति निर्माता, उद्योग जगत के दिग्गज, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, विकास भागीदार, योगदान शोधकर्ता, स्टार्टअप, वित्तीय संस्थाओं और दक्षिण एशियाई देशों के प्रतिनिधि शामिल थे। उन्होंने इस क्षेत्र में मजबूत समावेशी सतत खाद्य प्रणालियों को मजबूत करने पर विचार विमर्श किया है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री श्री चिराग पासवान ने उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए वैश्विक खाद्य प्रसंस्करण केंद्र के रूप में भारत की बढ़ती भूमिका को उल्लेख किया। दक्षिण एशिया की खाद्य अर्थव्यवस्था को बदलने में वैल्यू एशियाई मूल्य संवर्धन तकनीकी अपनाने और क्षेत्रीय सहयोग के महत्व पर बल दिया है। विश्व बैंक समूह ने सैम्पलिंग उच्च स्तरीय नीति संवाद में कहा कि खाद्य प्रणाली के बदलाव के माध्यम से दक्षिण एशियाई लाखों रोजगार और अरबों डॉलर के निवेश के अवसर सृजित कर सकता है। विश्व बैंक ने कहा कि दक्षिण एशिया अपने विकास के लिए बड़े महत्वपूर्ण मोड़ पर है। हर वर्ष लाखों युवा कार्यबल में शामिल हो रहे हैं, जैसे में स्थायी रोजगार सृजन इस क्षेत्र में सबसे अहम प्राथमिकताओं में से एक बन चुका है। विश्व बैंक समूह ने इस बात पर बल दिया कि कृषि से परे खाद्य प्रणालियों के बदलाव लाने से रोजगार, निवेश, आर्थिक विकास और गरीबी उन्मूलन महत्वपूर्ण अवसर खुल सकते हैं। इस क्षेत्र में कृषि क्षेत्र का वार्षिक मूल्य $700 अरब से अधिक है और यह लगभग 43% कार्यबल को रोजगार प्रदान करता है। हालांकि अपने विशाल आकार के बावजूद कृषि इस क्षेत्र में जीडीपी में केवल 16% का योगदान देता है। दक्षिण एशिया में उत्पादित भोजन का 30% से अधिक हिस्सा हर वर्ष बर्बाद हो जाता है, जबकि लगभग 30 करोड़ लोग की उदर पूर्ति के लिए पर्याप्त है। उद्देश्य है। विशेषज्ञों ने इस बात पर बल दिया कि कृषि परिवर्तन का अगले चरण केवल उत्पादन बढ़ाने पर नहीं बल्कि खाद्य प्रसंस्करण, भंडारण, रसद, विपणन और मूल्यवर्धन के विस्तार में भी निहित है। इन गतिविधियों में लाखों उत्पादक रोजगार सृजित हो सकते हैं। साथ ही खाद्य हानि कम हो सकती है और किसानों की आय में वृद्धि हो सकती है। भारत खाद्यान्न उत्पादन वर्ष 1950-51 में 51 मिलियन टन से बढ़ाकर आज 330 मिलियन टन से अधिक हो गया है। पिछले दशक में प्रसंस्करण खाद्य पदार्थों के निर्यात को 2 गुना से अधिक हो गया है, जो लगभग $4.9 बिलियन से बढ़कर $10 बिलियन हो गया है। प्रसंस्करण वर्तमान मूल्यवर्धन में लगभग 9%, भारत ने निर्यात में लगभग 13% का योगदान देता है। - 2030 तक 3 करोड़ किसानों को बाजारों से जोड़ने का लक्ष्य है। केंद्रीय गृह सहकारिता मंत्री अमित शाह ने देश में सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में जनता की सेवा ऐतिहासिक उपलब्धि प्रधानमंत्री ने शुभकामनाएं दी। मंत्रिमंडल ने आंध्र प्रदेश के नए कैपिटल राष्ट्रपति जनरल पूर्व कार्यालय को मंजूरी दी। रक्षा मंत्री राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने 9 जून को जिनेवा में आयोजित 114वें अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया। केंद्रीय सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम, श्रम और रोजगार मंत्री
सुश्री शोभा करंदलाजे ने स्विट्जरलैंड में जिनेवा में आयोजित 114वें अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघर्ष सम्मेलन आईएलसी के भारतीय प्रतिनिधिमंडल के नेतृत्व किया। समावेशी विकास, लैंगिक समानता, सामाजिक संवाद के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया। कार्यक्रम के दौरान आयोजित गतिविधि 9 जून 2026 को हुई चर्चाओं और उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठकों की श्रृंखला में भागीदारी के माध्यम से एक मजबूत और समन्वित राजनयिक उपस्थिति रही है। प्रधानमंत्री मोदी का विजन भारत को विकसित भारत बनाने की दिशा में आगे बढ़ा रहा। केंद्रीय मंत्री श्री प्रसाद जोशी, भारत में 102 GWP से अधिक फ्लोटिंग सोलर पीवी क्षमता का आकलन किया गया है। फ्लोटिंग सोलर के लिए विशेष योजना शुरू की जाएगी। पारदर्शिता बढ़ाने, शीघ्र कार्यान्वयन हेतु लघु जल विद्युत विकास योजना के लिए ऑनलाइन पोर्टल यात्रियों की सुरक्षा के लिए भारतीय रेल का बड़ा कदम। स्टेशनों पर होगा फायर सेफ्टी ऑडिट। रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था को और बेहतर करने के लिए भारतीय रेलवे देश भर में फायर सेफ्टी ऑडिट कराएगी। इसके तहत स्टेशनों पर मौजूद अग्नि सुरक्षा इंतजामों की जांच की जाएगी तथा जहां भी सुधार की जरूरत होगी वहां कदम उठाए जाएंगे ताकि यात्रियों की और रेलवे संपत्तियों की सुरक्षा को बेहतर बनाया जा सके। ऑडिट के तहत स्टेशन भवन में इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, फायर एयर कंडीशनर, वेंटिलेटर सिस्टम, इमरजेंसी एग्जिट, फायर फाइटिंग सिस्टम, पानी की उपलब्धता, पंपिंग, स्प्रिंकलर सिस्टम समेत सभी महत्वपूर्ण सुरक्षा व्यवस्थाओं की जांच की जाएगी। इसके तहत उद्देश्य सुनिश्चित होगा कि रेलवे स्टेशन पर आग जैसी आपात स्थिति प्रभावी ढंग से पूरी तरह से तैयार हो सके। भारतीय वाणिज्य मंडल ने प्रतिनिधिमंडल के केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने मुलाकात की। उद्योग प्रतिनिधि ने अपनी सदस्य कंपनियों के जरिए पश्चिम बंगाल में 1 लाख करोड़ रुपए की निवेश जुटाने की योजना बनाई है। कौशल विस्तार और परिवर्तन 12 वर्ष पूरे करने पर कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय विश्व के सबसे बड़े स्किलिंग पारदर्शी तंत्रों में से एक का निर्माण 13,888 से अधिक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान IIT भारत भर में संचालित हैं। 56.08 लाख से अधिक प्रशिक्षित और 16 में जुड़े 1.64 करोड़ से अधिक युवाओं को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत प्रशिक्षण मिला। 1.5 करोड़ लाभार्थी से अधिक अभ्यर्थी स्किल इंडिया हब पर पंजीकृत हैं। वैश्विक कार्बन गतिशीलता का प्रदर्शन करने के लिए 30 स्किल इंडिया अंतर्राष्ट्रीय केंद्रों की घोषणा। कौशल विकास एवं उद्योगिता मंत्रालय श्री जयंत चौधरी के नेतृत्व में राज्य मंत्री कौशल विस्तार परिवर्तन 12 वर्ष पूरे में पर जश्न मना रहा है। केंद्रीय मंत्री श्री जयंत चौधरी ने भारत और मॉरिशस के बीच आपसी संबंध बढ़ाने के लिए गतिशीलता साझेदारी के तहत 14 भारतीय कामगारों को मॉरिशस रवाना किया। भारत मॉरिशस G2G गतिशीलता साझेदारी को गति मिली। यह पहल भारत के वैश्विक कार्बन की गतिशीलता एजेंडे महत्वपूर्ण उपलब्धि और मॉरिशस के साथ द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगी। चुने गए उम्मीदवार उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब से हैं। सरकार ने वस्त्र उद्योग PLI स्कीम के तीसरे चरण के तहत 96 कंपनी को मंजूरी दी। विनिर्माण और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए 12,822 करोड़ रुपए की निवेश किया जाएगा।
जनजातीय कार्य मंत्रालय और ट्राइफेड ने जनजातीय वस्त्रों, कढ़ाई, हस्तशिल्पों को बढ़ावा देने के लिए विशेष RISA स्टोर का शुभारंभ किया है। जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ ट्राइफेड के माध्यम से आज RISA ट्राइबल नामक एक प्रीमियम ब्रांड का अनावरण किया गया, जिसे जो जनजातीय वस्त्रों, कढ़ाई, हस्तशिल्पों के लिए समर्पित है। नई दिल्ली में कनॉट प्लेस स्थित राजीव गांधी हस्तशिल्प भवन की गैलरी संख्या 2 में विशेष RISA स्टोर का उद्घाटन किया गया। प्रधानमंत्री नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विकसित भारत और 47 समावेशी विकास संघ लोक सेवा आयोग ने अप्रैल 2026 को माह के लिए भर्ती के परिणाम घोषित किए। CCI ने सैनलाम इमर्जिंग मार्केट्स मॉरिशस लिमिटेड द्वारा श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की कुछ शेयरधारिता को अधिग्रहण की अनुमति दी। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI ने सैनलाम इमर्जिंग मार्केट्स लिमिटेड द्वारा श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के कुछ शेयरधारिता के अधिग्रहण की स्वीकृति दे दी है। प्रस्तावित संयोजन में सैनलाम इमर्जिंग मार्केट्स लिमिटेड द्वारा तरजीही निर्गम के माध्यम से श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की विस्तृत इक्विटी के 2.8% हिस्से के अधिग्रहण करने की परिकल्पना की है। CCI ने एनकैट होल्डिंग GmbH द्वारा प्यूमा SE के कुछ शेयरधारिता के अधिग्रहण को मंजूरी दी। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने एनकैट होल्डिंग GmbH द्वारा प्यूमा SI के कुछ शेयरधारिता को अधिग्रहण को मंजूरी दी है। शेयर खरीद के माध्यम से प्यूमा की जारी की और बकाया शेयर पूंजी 29.06% अधिग्रहण शामिल है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने गुजरात में सूरत जिले में एक आभूषण निर्माण इकाई में सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान 4 श्रमिकों की मौत को स्वतः संज्ञान लिया। पीड़िता ने सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन किए बिना टैंक में प्रवेश किया था। आयोग ने गुजरात के मुख्य सचिव, सूरत के पुलिस आयुक्त को 2 सप्ताह के लिए भीतर मामले की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भारत में एक मीडिया नेटवर्क द्वारा स्वतः संज्ञान लिया। रिपोर्ट में 7 जून 2026 को गुजरात में सूरत जिले में एक आभूषण बनाने वाली इकाई में सेप्टिक टैंक की सफाई में 4 श्रमिकों की मौत को बताया जा रहा है। बिना किसी सुरक्षा प्रोटोकॉल के पालन किए टैंकों की सफाई के लिए अंदर गए और जहरीली गैसों की चपेट में आ गए। पंजाब में चालू खरीफ सीजन के लिए यूरिया की कोई किल्लत नहीं। मांग के मुकाबले 10.71 लाख मीट्रिक टन की रिकॉर्ड उपलब्धता सुनिश्चित। केंद्र सरकार ने पंजाब में बहाल किराया यूरिया का मजबूत बफर स्टॉक बहाल। वैश्विक चुनौतियों के बावजूद आपूर्ति श्रृंखला पूरी तरह सुरक्षित। पंजाब के लिए यूरिया की निर्बाध आपूर्ति। भारत सरकार ने रसायन उर्वरक मंत्रालय के अंतर्गत उर्वरक विभाग ने साफ कहा कि पंजाब राज्य में चालू खरीफ 2026 सीजन के लिए यूरिया की उपलब्धता पूरी तरह बनी हुई है। सरकार ने देश में अन्नदाताओं को आश्वासन दिया कि धान की रोपाई की आवश्यकता को पूरा करने के लिए जमीनी स्तर पर मजबूत आपूर्ति और पर्याप्त बफर स्टॉक मौजूद है। पंजाब में यूरिया की वर्तमान उपलब्धता खरीफ सीजन 2026 में के लिए पंजाब में कुल आवश्यकता 14.5 लाख मीट्रिक टन अनुमानित है। चालू सीजन में 9 जून 2026 को अनुमानित प्रो डाटा के अनुसार 9 LMT लाख मीट्रिक टन की थी, जिसके मुकाबले उर्वरक विभाग ने राज्य सरकार को 10.71 यूरिया की उपलब्धता LMT यूरिया की उपलब्धता सुनिश्चित कर दी है। इस अवधि में यूरिया में वास्तविक बिक्री 6.25
LMT रही है, बाद में वर्तमान में 4.46 LMT बड़ा फ्लोटिंग स्टॉक राज्य के पास उपलब्ध है। पिछले रबी 2026 में पंजाब में 15 LMT की अनुमानित मांग के विपरीत केंद्र सरकार ने 19.43 LMT की रिकॉर्ड उपलब्ध सुनिश्चित की है। कुल बिक्री 15.45 LMT दर्ज की गई है। अग्रिम भंडारण कारगर रणनीति 2026 में पंजाब के 3.5 LMT संयुक्त आवश्यकता के मामले 6.08 LMT यूरिया आपूर्ति कर दी गई है।